गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का पिनाकल पब्लिकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं सुरेश दुबे पुनः आप लोगों के समक्ष एसएससी जनरल स्टडी के अंतर्गत क्वालिटी सेशन के साथ उपस्थित हूं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एसएससी जनरल स्टडी के लिए इंग्लिश और हिंदी मीडियम में बुक अवेलेबल है। यहाँ पर 6500 प्लस क्वेश्चन का कलेक्शन चैप्टर वाइज ऑर्डर में किया गया है। तो आप अपनी भाषा के सुविधा के अनुसार बुक का चयन करें और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। आई होप यू आर वेल एंड फाइन, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं ये है पॉलिटी का सेशन। अब पॉलिटी के सेशन में हम लोग जो करंट टॉपिक हमारा है ये क्या है? ये है पार्लियामेंट, संसद। पार्लियामेंट पर कुछ क्वेश्चन की चर्चा हम लोग प्रीवियस एपिसोड में कर चुके हैं और कुछ क्वेश्चन की चर्चा आज के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर जो क्वेश्चन लिखा गया है काफी बेहतर है। क्या लिखा गया है? इन इंडिया ड्यूरिंग अ मीटिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल इफ देयर इज नो quorum it shall be the duty of the to adjourn the house or suspend the meeting। कह रहा है कि भारत में विधानसभा या विधान परिषद के अधिवेशन के दौरान यदि गणपूर्ति या कोरम नहीं है तो सदन या अधिवेशन को स्थगित करना का कर्तव्य है। कौन इसको स्थगित करता है ये पूछ रहा है। यहां पर ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है चेयरमैन या गवर्नर, सभापति या राज्यपाल। सेकंड लिख रहा है स्पीकर या चेयरमैन अर्थात अध्यक्ष और सभापति। फिर लिख रहा है गवर्नर चीफ मिनिस्टर अर्थात राज्यपाल मुख्यमंत्री। फिर लिख रहा है स्पीकर चीफ मिनिस्टर। तो यहां पर ये पावर ना तो चीफ मिनिस्टर के पास है और ना तो गवर्नर के पास है, इनके पास नहीं। ये भी खत्म हो जाएंगे, या भी खत्म हो जाएंगे और ये भी खत्म। तो बचेंगे क्या? केवल यहां पर स्पीकर एंड चेयरमैन के पास ही ये पावर होती है कि जब किसी भी सदन का, चाहे वह लोअर हाउस हो चाहे वह अपर हाउस हो, चाहे स्टेट की बात हो चाहे सेंटर की बात हो, अगर वहां पे मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है मेंबर की अगर वो फुलफिल नहीं होता है तो उस पर्टिकुलर सदन का जो स्पीकर है या सभापति है वह उस सदन को क्या कर सकता है? उस दिन के लिए सस्पेंड कर सकता है। ये पावर होती है। यहां पर कोरम या मिनिमम जो गणपूर्ति होती है कितना होती है, कितने सदस्य मिनिमम होने चाहिए? तो मिनिमम जो सदस्य की रिक्वायरमेंट है ये है 10% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ दैट हाउस। उस हाउस के जो टोटल सदस्य संख्या है उसका 10% मिनिमम यहां पर मेंबर उपस्थित होने चाहिए। अगर 10% से कम उपस्थित हैं तो ये माना जाएगा कि वह हाउस अपने कोरम को भी पूरा नहीं कर रहा है, इसलिए इसे सस्पेंड किया जाता है। तो यहां पर ये बात आपको स्पष्ट रखनी है। यहां पर जो कोरम की बात होती है ये है 10%। कितना है? 10% ऑफ दैट हाउस। जिस हाउस में यह कह सकते हैं ये मीटिंग होने वाली है उसकी बात हो रही है। यहां पर ये जो बात कही गई है कि अध्यक्ष या स्पीकर इसको रद्द कर सकते हैं, यह किस आर्टिकल में मेंशन है? यहां पर यह है आर्टिकल नंबर 100। क्या है? आर्टिकल नंबर 100 में ये प्रावधान किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा एज 2050। का मीनिंग है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 से निर्धारित करता है? क्योंकि जो हमारी राज्यसभा होती है यहां पर जो टोटल मेंबर है ये कितने हैं? 250 है। कितने हैं? 250 पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट में है कितने? तो 245 है। कितने हैं? 245 है। लेकिन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 250 हो सकते हैं। लेकिन इसमें भी अगर बात करें 245 में, क्या 245 में इसमें जो 12 मेंबर हैं ये कैसे हैं? यह नॉमिनेटेड। कैसे हैं? नॉमिनेटेड हैं, जिसको प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। 23 जो यहां पर बचते हैं 233। कितने? 233 ये इलेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट होते हैं। लेकिन ये पूछ रहा है कि जो 250 की संख्या निर्धारित की गई है इसका प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल नंबर 85, आर्टिकल नंबर 80, फिर लिख रहा आर्टिकल नंबर यहां पर 83, आर्टिकल नंबर 81। तो यह प्रोविजन किया गया आर्टिकल नंबर 80। कहां किया गया? आर्टिकल नंबर 80। तो
करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। इसी टाइप से अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा का, क्या पूछा जाए, लोकसभा का, क्योंकि राज्यसभा का तो क्लियर है कि यहां पर कितने होते हैं 245, मतलब संख्या मैक्सिमम कितनी पॉसिबल है 250, लेकिन प्रेजेंट में है कितने 245, जिसमें से 12 हमारे कैसे हैं, ये नॉमिनेटेड हैं, और 233 कैसे हैं, इलेक्टेड हैं। सेम टाइप से जो कॉन्सेप्ट है ये आता है हमारे कहां पर, तो जो हमारा लोकसभा है, लोकसभा में अगर हम देखें तो लोकसभा का जो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर है ये है 552, लेकिन इसमें से भी जो प्रेजेंट हमारे पास मेंबर हैं ये कितने हैं, यहां पर है 545 है, कितने हैं 545 है। इसमें से जो 2 मेंबर हैं ये नॉमिनेटेड हैं। फिर इसी प्रकार जो हमारे कह सकते हैं यूनियन टेरिटरी, उनकी बात करें तो वहां से कितने मेंबर आते हैं, तो 20 आते हैं, और जो इसके पश्चात बचते हैं ये कितने बचते हैं, तो 533 कितने बचते हैं, नहीं 30 20 50 यहाँ पे तो कम हो जाएगा ना, ये टोटल की हम बात कर लिए, टोटल मतलब यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करें तो यहाँ पर आप देखेंगे टोटल आ जाएगा यहाँ पर 233, 533 हो जाता है, 30 है, यहाँ पर क्या करिए 30 करिएगा, ये हमने कंप्लीट कर दिया है, यहाँ पे कर लीजिए आप 30। यहाँ पर जो संख्या है एक टोटल के अनुसार 530 आपके जो स्टेट है उसके हैं, 20 आपके यूनियन टेरिटरी के हैं, और 2 जो हैं एक किसके हैं, तो 2 आते हैं नॉमिनेटेड। ये हमारे किसके होते हैं, लोकसभा के, ये कह सकते हैं मेंबरों की संख्या है जो 552 को डिनोट करती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर केस में, ये हो जाएगा बी। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एक भारतीय नागरिक की जो न्यूनतम आयु होती है कितना निर्धारित की गई है। एट लीस्ट हाउ ओल्ड मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। ऑप्शन लिख रहा है 30 ईयर्स, फिर लिख रहा है 25 ईयर्स, 35 ईयर एंड 20 ईयर। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, यानी 30 ईयर। राज्यसभा का जो मेंबर होता है इसकी मिनिमम एज होती है 30 ईयर। लोकसभा का जो मेंबर होना चाहता है उसकी मिनिमम एज है 25 ईयर। कितना होती है 25 ईयर। लेकिन यदि कोई प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो उसकी मिनिमम एज होती है 35। कितना होती है 35। 35 एज ग्रुप का ही व्यक्ति या तो प्रेसिडेंट बन सकता है या तो गवर्नर बन सकता है। उससे कम एज की ग्रुप का कोई व्यक्ति ना तो गवर्नर बनेगा ना तो प्रेसिडेंट बनेगा। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, क्या प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर की मिनिमम एज 25 साल तक हो सकती है। क्यों? प्राइम मिनिस्टर चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, और लोकसभा का जो मिनिमम एज है वो कितना है 25 ईयर। तो इस आधार पर अगर देखें लोकसभा का कोई मेंबर यदि प्राइम मिनिस्टर बन सकता है और लोकसभा का जो मेंबर सेलेक्ट होने की कंडीशन है वो है मिनिमम 25 ईयर, तो ऐसे टर्म और कंडीशन पर जो प्राइम मिनिस्टर की मिनिमम एज पॉसिबल है वो कितना है 25 ईयर। लेकिन प्रेसिडेंट की मिनिमम कितना है 35 है, गवर्नर की कितना है 35 है, राज्यसभा के मेंबर की कितनी है 30 है, लोकसभा के मेंबर की कितनी है 25 है। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या लिखा गया है, लोकसभा हैज अ फिक्स्ड टर्म ऑफ ईयर एंड कैन बी डिसॉल्व्ड बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। कह रहा है लोकसभा का जो टेन्योर है वर्ष का एक निश्चित कार्यकाल होता है और राष्ट्रपति द्वारा इसे किसी भी समय भंग किया जा सकता है। कितने टाइम का लोकसभा का तो इलेक्ट होते हैं मेंबर, ये कितने टाइम पीरियड के लिए होते हैं? ये होते हैं, यहां पर ऑप्शन लिख रहा है 8 ईयर, 10 ईयर, 12 ईयर एंड 5 ईयर। तो करेक्ट आंसर यहां पर डी, 5 ईयर के लिए ही लोकसभा के सदस्य इलेक्ट होते हैं और 5 साल बाद इसको राष्ट्रपति क्या करते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिसॉल्व कर देते हैं। सेम अगर देखा जाए राज्यसभा में, तो राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं ये 6 वर्षों के लिए इलेक्ट होते हैं। कितने वर्षों के लिए? 6 वर्षों के लिए। तो राज्यसभा के मेंबर 6 वर्षों के लिए इलेक्ट होते हैं, लेकिन राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती है। राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती है, लेकिन लोकसभा इन नॉर्मल कंडीशन 5 ईयर में डिसॉल्व कर दी जाती है, फिर नए मेंबर इलेक्ट होके आते हैं। लेकिन राज्यसभा में एक कंडीशन नहीं है, राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं की जाती है, क्योंकि वहां के जो मेंबर हैं ये 1/3 प्रत्येक 2 वर्षों पर इलेक्ट होके आ जाते हैं। तो वह सर्कुलेट स्तर पर, साइकिल स्तर पर वहां पर मेंबर आते रहते हैं, इसलिए राज्यसभा कंटिन्यू रहती है, कभी वो डिसॉल्व होती ही नहीं, लेकिन लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर जो लिखा गया है, द
प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा इज कॉल्ड। कह रहा है लोकसभा के जो पीठासीन अधिकारी हैं इनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? द चेयरमैन। फिर कह रहा है यहाँ पर द स्पीकर, लोकसभा का अध्यक्ष कहा जाता है। फिर यहाँ पे कह रहा है द डिप्टी चेयरमैन, उपसभापति कहा जाता है। फिर कह रहा है द डिप्टी स्पीकर, उपाध्यक्ष कहा जाता है। ये क्लियर रखिएगा, लोकसभा का जो पीठासीन अधिकारी होता है इसी को कहते हैं लोकसभा का अध्यक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकसभा का अध्यक्ष कहते हैं, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है इसको भी ध्यान से देखते हैं, क्या लिखा गया है? द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट कंप्राइजेज नॉट मोर देन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। किसी राज्य की विधान परिषद में राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं हो सकती है। यहां पर क्लियर रखिएगा, यहां पर कह रहा है जो विधान परिषद है, यह क्वेश्चन प्रीवियस एपिसोड में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहां पर अगर किसी भी स्टेट में हमको विधान परिषद बनाना है, लेजिस्लेटिव काउंसिल को अगर कंडक्ट करना है, उसको वहां पर बनाना है, उसका फॉर्मेशन करना है, तो उसकी कंडीशन थी, क्या कंडीशन थी? पहली कंडीशन थी कि जो वहां का विधानसभा है उसके सदस्य का 1/3 मेंबर होने चाहिए और जो 40 से कम ना हो, 40 से कम ना हो। यहाँ पर दो टर्म कंडीशन थी, एक 1/3 था और एक 40 मेंबर। यहाँ पर आप ऑप्शन देखिए, लिख रहा है 2/3, तो 2/3 का ऑप्शन तो था नहीं, 3/4 ये भी नहीं था, फिर लिख रहा है 1/3, ये सही था, और 1/5 भी नहीं था। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। सो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज आल्सो नोन एज। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज आल्सो नोन एज, भारत की पार्लियामेंट को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? यहाँ पर ऑप्शन है लोकसभा, फिर कह रहा है संसद, फिर कह रहा है विधानसभा, फिर कह रहा है सेनेट। क्लियर होगा, जो इंडियन पार्लियामेंट है इसको क्या कहते हैं हम लोग? संसद कहते हैं। क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। करेक्ट आंसर इज बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो लिखा गया है इसको भी ध्यान से देखते हैं, क्या लिखा गया यहाँ पर? अ मैक्सिमम ऑफ मेंबर कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। क्या कह रहा है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम सदस्यों को राज्यसभा का सदस्य बनाने के लिए मनोनीत किया जा सकता है। कितने सदस्यों को ये नॉमिनेट कर सकता है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट कितने मेंबर को नॉमिनेट कर सकते हैं इन राज्यसभा? यहाँ पर ऑप्शन लिख रहा है 12, 12 मेंबर, फिर लिख रहा है 25 मेंबर, फिर लिख रहा है 18 मेंबर, फिर लिख रहा है यहाँ पर 10 मेंबर। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 12। 12 मेंबर को प्रेसिडेंट क्या करता है? नॉमिनेट कर सकता है इन राज्यसभा, एंड 2 मेंबर, क्या 2 मेंबर को नॉमिनेट करता है कहां पर? तो वहां पर हम कहेंगे लोकसभा में। कहां पर? लोकसभा में। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है अ मनी बिल शुड बी रिटर्न टू द लोकसभा विद इन डे बाय राज्यसभा आइदर विद रिकमेंडेशन और विदाउट रिकमेंडेशन। यहां पर कह रहा है कि राज्यसभा द्वारा एक धन विधेयक को कितने दिनों के भीतर या तो सिफारिशों के साथ या सिफारिशों के बिना लोकसभा में भेजना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं करता है तो वह बिल ऑटोमेटिक पास मान ली जाएगी। क्या मान ली जाएगी? वह बिल ऑटोमेटिक पास होगी। तो यह मैक्सिमम जो टाइम फ्रेम दिया गया है राज्यसभा को, कितना दिया गया है? यहाँ पर ऑप्शन लिख रहा है मैक्सिमम 8 डेज, फिर लिख रहा मैक्सिमम 21 डेज, फिर लिख रहा मैक्सिमम 14 डेज एंड मैक्सिमम 10 डेज। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा मैक्सिमम 14 डेज। 14 डे का यहाँ पर टाइम फ्रेम दिया गया है किसको? राज्यसभा को, कि इतने दिन के अंदर आप इस धन विधेयक को या तो संशोधन के साथ, मतलब जो आप संशोधन की अनुशंसा करें, या तो एज इट इज इसको आप वापस करें, ठीक, नहीं तो ये ऑटोमेटिक पास मान लिया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है अर्चना विशेष टू कंटेस्ट फॉर लोकसभा इलेक्शन इन इंडिया, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैन बी कंटेस्ट। कह रहा है अर्चना भारत में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती है, वह अधिकतम कितने निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकती है? यहाँ पर ऑप्शन लिख रहा है
कि वह केवल 1 सीट से चुनाव लड़ सकती है। फिर कह रहा है वह केवल 4 सीट से चुनाव लड़ सकती है, वह केवल 3 सीट से चुनाव लड़ सकती है और वह केवल 2 सीट से चुनाव लड़ सकती है। यहां पर एक क्लियर रखिएगा, करंट जो स्टेटस है इंडिया का ये है कि मैक्सिमम वह 2 सीट से चुनाव लड़ सकती, जबकि पहले जो कॉन्सेप्ट था ये अलग था। अगर हम देखें तो पहले हम 2 से अधिक सीट पर चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन यह 1996 में, कब? 1996 से पहले, 1996 से पहले आप 2 से अधिक सीट पर चुनाव लड़ सकते थे, ठीक, 2 से अधिक। तो 2 से अधिक सीट पर चुनाव लड़ने का जो प्रोविजन था यह 1996 तक था और इसके पश्चात इसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। अब केवल 2 ही सीट पर मैक्सिमम आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, इससे ज्यादा पर नहीं। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन यहां पर हो जाएगा डी। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा गया है, व्हाट इज द टर्म ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन इंडिया एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना है? क्लियर रखिएगा, कह रहा है राज्य विधानसभा, तो यहां पर ऑप्शन लिख रहा है 3 ईयर, 5 ईयर, 4 ईयर एंड 7 ईयर। तो जितना टेन्योर लोकसभा का होता है उतना ही टाइम फ्रेम डिसाइड किया गया है किसके लिए? विधानसभा। जिस प्रकार से राज्यसभा कभी डिजॉल्व नहीं होती है, उसी प्रकार जिस स्टेट में विधान परिषद होती है अर्थात लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, उसको भी कभी डिजॉल्व नहीं किया जाता है। और लोकसभा जैसे प्रत्येक 5 वर्ष पर डिजॉल्व हो जाती है, उसी प्रकार यहाँ पर विधानसभा भी प्रत्येक 5 वर्षों पर डिजॉल्व हो जाती है। और कौन करता है? तो गवर्नर के द्वारा डिजॉल्व की जाती है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है, द लोकसभा हाउस ऑफ पीपल वाज डली कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन। लोकसभा हाउस ऑफ पीपल का पहली बार विधिवत गठन कब किया गया था? यहां पर ऑप्शन लिख रहा है 26 अप्रैल 1950, फिर लिख रहा है 17 अप्रैल 1952, फिर यहां पर लिख रहा है 18 जनवरी 1950 और फिर यहां पर लिख रहा है 20 अप्रैल 1951। यहां पर जो करेक्ट हो जाएगा ये हो जाएगा 26 अप्रैल 19। यहां पर क्या कर रहा है? ऑप्शन है लोकसभा का पहली बार विधिवत गठन कब किया गया था। तो यहां पर जो विधिवत गठन हो जाएगा ये हो जाएगा 52 में होगा, ना कि 50 में। यहां पर थोड़ा सा डाउट तो यहां से हम हटा देते हैं। ये हो जाएगा क्या? 17 अप्रैल 1952 यहां पर गठन किया। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया इसको भी ध्यान से देखते हैं। क्या लिखा गया है? व्हाट इज द टेन्योर ऑफ राज्यसभा। एक राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्य के कार्यकाल की बात कर रहे हैं, ना कि राज्यसभा की, क्योंकि राज्यसभा कभी डिजॉल्व होती ही नहीं है, राज्यसभा तो लगातार कंटिन्यू रहती है। तो यहां पर लिख रहा है 5 ईयर, 3 ईयर, 6 ईयर एंड 2 ईयर। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या होगा? 6 ईयर। और जो मेंबर का इलेक्शन होता है प्रत्येक 2 वर्षों पर होता रहता है। 1/3 मेंबर प्रत्येक 2 वर्ष पर इलेक्ट होते हैं, क्योंकि यह 6 वर्षों का टेन्योर होता है। तो 1/3 2 वर्षों पर हर साल क्या होंगे? इलेक्ट हो जाएंगे और फिर इस प्रकार से वो साइक्लिक क्रम में हमारी राज्यसभा चलती रहती है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। और इसी प्रकार जो स्टेट का लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है वहां का भी प्रोसेस सेम है। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है, इन विच ईयर वाज द एस्टिमेट्स कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किस वर्ष में किया गया था? यहां पर ऑप्शन लिख रहा है 1948, फिर लिख रहा है 1950, फिर यहां पर लिख रहा है 1947 एंड 1949। यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो इसका गठन किया गया है ये है 1950 में। कब किया गया है? 1950 में। किसका गठन किया गया है? प्राक्कलन समिति का। किसका? प्राक्कलन समिति। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि जो लोक लेखा समिति है या जो हमारी कह सकते हैं सार्वजनिक उपक्रम की समिति है, इसका गठन कब किया गया है, यहां से भी प्रश्न कभी काल पूछा जाता है। इसमें जो टोटल मेंबर हैं, ये टोटल मेंबर की संख्या कितनी है? 30। और ये टोटल मेंबर कहां से आते हैं? तो लोकसभा से आते हैं। कहां से आते हैं? लोकसभा से आते हैं। सेम टाइप से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सपोज दैट आपको बताना है लोक लेखा का, क्या लोक लेखा का, यहां पर लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा,
इसमें जो पहले मेंबर थे, इसमें प्राक्कलन समिति में प्रारंभ में मेंबर 30 नहीं थे, प्रारंभ में मेंबर मात्र 25 थे। कितने थे? 25 थे। लेकिन प्रेजेंट में कितने हैं? यह 30 हैं। लेकिन शुरुआत में कितने रहते थे? 25 रहते थे। और यह जो बढ़ाया गया संख्या, यह 1956 से बढ़े हैं। 1956 से यह बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 30 कर दिया गया। पहले कितने थे? 25 थे। किसमें? आपके प्राक्कलन समिति में। सेम अगर बात करें लोक लेखा समिति में, तो लोक लेखा जो समिति था, इसका गठन भारत सरकार का जो अधिनियम है 1919 इसके तहत किया गया था। और यहाँ पर जो कह सकते हैं, इसमें कितने आपके मेंबर होते हैं? मेंबर की संख्या यहाँ पर कितनी है? 22, जिसमें से 15 मेंबर लोकसभा से आते हैं और 7 मेंबर कहाँ से आते हैं? राज्यसभा से आते हैं। कहाँ से आते हैं? राज्यसभा से आते हैं। सेम अगर हम बात करें तो यहाँ पर गठन किया गया है 1921 में, लेकिन किसके तहत किया गया है? तो जो भारत का अधिनियम एक्ट है 1919, उसी के तहत 1921 में लोक लेखा समिति का गठन किया गया। सेम टाइप से अगर आपसे पूछा जाए कि जो सार्वजनिक उपक्रम की समिति है, कौन सी सार्वजनिक उपक्रम की समिति है? उपक्रम की जो समिति है, इसका जो गठन किया गया है, ये किया गया है 1964 में। कब? 1964 में। और इसमें भी सदस्य कितने हैं? इसमें भी 22 है, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से आते हैं और 7 सदस्य कहां से आते हैं? राज्यसभा से आते हैं। ये भी आपको क्लियर रखना है कि कौन कब गठित किया गया था। तो प्राक्कलन समिति का गठन कब किया गया है? तो 50 में किया गया है। लोक लेखा समिति का गठन कब किया गया है? 21 में किया गया है। और अगर सार्वजनिक उपक्रम समिति का बात करें तो यहाँ पर 1964 में इसका गठन किया गया है। इन दोनों के मेंबर सेम है। इसके मेंबर पहले 25 थे, वर्तमान में कितने कर दिए गए हैं? 30 कर दिए गए। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, इन इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा। कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन है यहाँ पर बोथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड ऑर्डिनरी बिल, संविधान संशोधन और साधारण विधेयक दोनों। नहीं, संविधान संशोधन और साधारण विधेयक राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पेश किए जा सकते हैं। ऐसा कोई यहाँ पर कह सकते हैं टर्म और कंडीशन नहीं है। फिर कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये भी हम कह सकते हैं कि आपके लोकसभा में पेश की जा सकती है, राज्यसभा में भी की जाती है। अर्थात इसके लिए भी कोई बाउंडेशन नहीं है कि केवल लोकसभा में की जाएगी। लेकिन कह रहा है कि यहाँ पर केवल राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। ये कौन सा यहाँ पर है? लिख रहा है द मनी बिल। क्या लिख रहा है? मनी बिल। मनी बिल जो है यह जब भी पेश होता है, कहाँ पेश होता है? केवल और केवल लोकसभा में ही पेश होता है। कहाँ पेश होता है? लोकसभा में पेश होता है। यहाँ पर एक क्लियर रखिएगा, ये बिल केवल और केवल लोकसभा में ही आती है सबसे, फिर जाके राज्यसभा में जाती है। वो भी राज्यसभा के पास जो पावर है बहुत लिमिटेड है। केवल क्या करती? 14 दिन उसको डिले कर सकती है बस, मैक्सिमम। उससे ज्यादा डिले करने का इसके पास पावर भी नहीं है। तो इस आधार पर देखा जाए, यह जो मनी बिल है यह केवल और केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होती है, राज्यसभा में इसको कभी भी पहले इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर लिखा ऑर्डिनरी बिल, तो ऑर्डिनरी बिल भी लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में आप पेश कर सकते हैं। यहाँ पर कोई प्रावधान नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो लिखा गया है क्या है? द टर्म पार्लियामेंट रेफर टू द शब्द, संसद शब्द को संदर्भित करता है। संसद जो शब्द है वो संदर्भित करता है किसको? राज्यसभा को, लोकसभा को। फिर लिख रहा है स्टेट लेजिस्लेचर को, राज्य विधायिका को संदर्भ करता है। फिर यहाँ पे लिख रहा है नेशनल लेजिस्लेचर, राष्ट्रीय विधायिका को। तो ये क्लियर होगा आपको कि जो संसद शब्द है यह नेशनल लेजिस्लेचर की बात करता है, राष्ट्रीय विधायिका की बात करता है, जिसमें 3 पार्ट हैं। एक आपकी होती है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा और एक पार्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट। तो 3 मिलकर के यहाँ पर बनाते हैं क्या? राष्ट्रीय विधायिका का फॉर्मेशन करते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। यहाँ पर संसद के 3 पार्ट हैं, तीनों को आपको क्लियर रखना है, यहाँ पर कोई डाउट आपको नहीं होना। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है which special knowledge or practices experience is not a condition for being nominated to Rajya Sabha by the President of India। कह रहा है कौन सा विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने का एक शर्त नहीं है।
क्योंकि राष्ट्रपति क्या करता है, कुछ मेंबर को नॉमिनेट करता है, लेकिन नॉमिनेशन के लिए कुछ टर्म और कंडीशन होती है। जो उस टर्म और कंडीशन को फुलफिल करता है, प्रेसिडेंट उसी को नॉमिनेट कर सकता है, मनमाना तरीके से किसी को नॉमिनेट नहीं कर सकता है। यहां पे कह रहा है कि ऐसा कौन सा टर्म है कि जिस आधार पर प्रेसिडेंट किसी व्यक्ति को नॉमिनेट नहीं कर सकता। यहां पर है विज्ञान, तो साइंस के आधार पर व्यक्ति का नॉमिनेशन किया जाता है, ये प्रोविजन है। कला के आधार पर भी किसी को चयनित कर सकता है, किसी को नॉमिनेट कर सकता है, ये भी है। साहित्य के आधार पर भी कर सकता है, लेकिन वाक पटुता के आधार पर नहीं कर सकता, और नहीं कर सकता है तो इसलिए यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। यहां पर आंसर हो गया आपका सी। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अल्टर द बाउंड्री ऑफ स्टेट और चेंज इट्स नेम। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य की सीमा को परिवर्तित कर सकता है या उसका नाम बदल सकता है। यहां पर ये पावर किसके पास है, किसी स्टेट का नाम बदल दिया जाए, उसकी बाउंड्री बदल दी जाए, तो ये सब पावर किसके पास है। क्या ये पावर राज्य सरकार के पास है, क्या नहीं, राज्य सरकार के पास ये पावर नहीं है। राज्य सरकार अपनी बाउंड्री का निर्धारण नहीं कर सकती है। फिर कह रहा है यह पावर पार्लियामेंट के पास है, संसद के पास है, ये करेक्ट है। ये पावर किसके पास आती है, पार्लियामेंट के पास आती है। फिर लिख रहा है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये पावर नहीं आती है। फिर लिख रहा है उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के पास भी ये पावर नहीं आती है। और यह जो पावर मिली है संसद को, ये किसके तहत मिली है, एक आर्टिकल है 3। आर्टिकल 3 में यह प्रिस्क्राइब किया गया है कि संसद चाहे तो किसी भी राज्य की सीमा को परिवर्तित कर सकता है, उसका नाम परिवर्तित कर सकता है। ये सारी पावर किसके पास है, हमारे पार्लियामेंट के पास है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रन्स द गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल अंडर द पार्लियामेंट्री सिस्टम। संसदीय प्रणाली के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कौन चलाता है। क्या कर रहा है, संसदीय प्रणाली के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कौन चलाता है। ऑप्शन है यहां पर द प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद। नहीं, यहां पर मंत्रिपरिषद तो है लेकिन प्रेसिडेंट नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। फिर लिख रहा है द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो हम समझ रहे हैं कि प्रत्येक स्टूडेंट इस बात को समझता है कि देश जो चलाया जाता है यह प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चलाया जाता है, और प्राइम मिनिस्टर किसके सजेशन पर चलता है, तो वह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सजेशन पर चलता है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। नेक्स्ट यहां पर लिख रहा है द प्राइम मिनिस्टर, तो ठीक है प्राइम मिनिस्टर तो है, प्रेसिडेंट है, लेकिन ये सब करेक्ट नहीं है। यहां पर जो सबसे ज्यादा करेक्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा, यहां पर बी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द। कह रहा है संविधान द्वारा निम्नलिखित में से किन के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। क्या यहाँ पर अदर शेड्यूल्ड ट्राइब की व्यवस्था की गई है, क्या यहाँ पर अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए कुछ आरक्षण की बात कही गई है, क्या यहाँ पर दिव्यांग जनों के लिए कोई व्यवस्था की गई है, या क्या यहाँ पर महिलाओं के लिए कोई स्पेशल प्रिविलेज दिया गया है। ऐसा प्रिविलेज केवल और केवल किसके लिए दिया गया है, यहाँ पर शेड्यूल जो ट्राइब है इसके लिए प्रिविलेज दिया गया है। अनुसूचित जनजातियों के लिए यह विशेष प्रिविलेज अवेलेबल है इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is not a kind of question related to Indian parliamentary proceeding। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसदीय कार्यवाही से संबंधित एक प्रकार का प्रश्न नहीं है। कई टाइप के प्रश्न होते हैं, तो पार्लियामेंट में ऐसा कौन सा यहाँ पर लिखा गया ऑप्शन जो इसका एक टाइप क्वेश्चन का नहीं है। क्या कह रहा है यहाँ पर, पहला लिख रहा है फर्स्ट ऑप्शन है स्टार्टेड क्वेश्चन, तारांकित प्रश्न। फिर लिख रहा है अनस्टार्टेड क्वेश्चन, अतारांकित प्रश्न। फिर लिख रहा है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, अल्प सूचना के प्रश्न। फिर लिख रहा है लॉन्ग नोटिस क्वेश्चन, दीर्घ सूचना का प्रश्न। तो ये प्रोविजन नहीं है, इस टाइप का कोई क्वेश्चनियर हमारे पार्लियामेंट में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। एग्जिस्ट कौन करता है, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, और फिर यहाँ पर है अल्प सूचना का प्रश्न। तो यहाँ पर देखा जाए जो अल्प सूचना का प्रश्न है, इस पर हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस भी कर चुके हैं।
यहाँ पर वहां पे लिख रहा था ना कि 50 मेंबर का वहां पर समर्थन चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। अल्प सूचना का प्रश्न बस इतना ही महत्व रखता है कि यहाँ पर वह पॉइंट कैसा हो, तात्कालिक महत्व का हो और समाज के हित का हो, आप उसको पार्लियामेंट में दे सकते हैं। इसी प्रकार तारांकित भी है और अतारांकित भी है। तारांकित का तात्पर्य होता है कि जिस प्रश्न का आंसर आप मौखिक दें, कैसा दें, मौखिक दें। कैसे होता है, मौखिक होता है। और जिसका आंसर आप लिखित दें, कैसा दें, लिखित दें, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अतारांकित। अतारांकित प्रश्न का आंसर लिखित रूप में होता है, जबकि तारांकित प्रश्न का आंसर कैसा होता है, मौखिक रूप से होता है, ओरल होता है, और ये रिटन होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन करेक्ट आंसर इज यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द टेम्पल ऑफ द कंट्री डेमोक्रेसी। निम्नलिखित में से किसी देश के लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। देश के, ध्यान रखिएगा, लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। ऑप्शन क्या लिख रहा है, राजघाट को, सुप्रीम कोर्ट को, अशोक पिलर को और पार्लियामेंट को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट ही हमारे देश का क्या है, मंदिर है, जहां पर सबके हित के विषय के बारे में बात किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू whom is the council of minister collectively responsible। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन यहां पर है, फर्स्ट लोकसभा के प्रति। यहां पर क्लियर रखिएगा, मंत्रिपरिषद की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, मंत्रिपरिषद की बात हो रही है, किसके प्रति होता है। पहला लिख रहा है लोकसभा, सेकंड लिख रहा है पार्लियामेंट, थर्ड लिख रहा है बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, फिर लिख रहा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आपको क्लियर होगा कि जो ये पॉइंट है मंत्रिपरिषद, तो मंत्रिपरिषद जो बनते हैं यह राज्यसभा और लोकसभा दोनों से बनते हैं, लेकिन जो यह मंत्रिपरिषद होता है जिसको लीड करता है प्राइम मिनिस्टर, यह किसके लिए जवाबदेह होता है, वो होती है लोकसभा। किसके लिए होता है, लोकसभा के लिए होता है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है, इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ इंडिया। भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है, भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। ऑप्शन फर्स्ट है द सुप्रीम कोर्ट, सेकंड है द राज्यसभा, फिर यहां पर है थर्ड ऑप्शन द लोकसभा, और फिर यहां पे लिख रहा है द पार्लियामेंट, संसद। तो सर्वोच्च कौन सा है, संसद है। संसद में ही यहां पर कंप्लीट बातें की जाती हैं, और संसद के ऊपर भी कौन है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सर्वोपरि है, और उसी के तहत हमारे पार्लियामेंट में जितने भी फंक्शन है वो ऑपरेट होते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, पार्लियामेंट। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एपिसोड, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड मींस बाय व्हिच इलेक्शंस आर कंडक्टेड इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं। यहां पर कह रहा है ब्लॉकचेन मेथड से इंडिया में इलेक्शन होता है। तो ब्लॉकचेन होता है क्या, नहीं, ब्लॉकचेन मेथड तो इंडिया में कंडक्ट होता नहीं है। फिर कह रहा है ईमेल के माध्यम से यहां पर इलेक्शन होता है, तो ईमेल के माध्यम से होता है क्या, नहीं, हम लोग पोलिंग बूथ पे जाते हैं ना, होता नहीं। फिर लिख रहा है बैलेट पेपर से, मत पत्र से इलेक्शन होता, हाँ पहले होता था, पहले होता था, लेकिन वर्तमान में बैलेट पेपर से अब इलेक्शन नहीं होता है। अब किससे होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से, ईवीएम से होता है। किससे होता है, ईवीएम से होता है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।